हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। और आज हम बात करेंगे एजुकेशन पे, साक्षरता पे। शिक्षा क्या है, एजुकेशन क्या है, तो इसका क्या क्या यूज है। और दोनों एक चीज है, दोनों अलग अलग है। और इसको हम जो भारत के जो परिवेश से देखेंगे तो ये जो देखो, एजुकेशन यूपीएससी में भी है, एसएससी में भी है, और आपका बीएड, सीटेट, टेट, इनमें सब में तो है यूपी टेट वगैरह सभी में। तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस थोड़ा सा उनमें एडवांस वर्जन है, ठीक है ना, लिखने की पर्पज से आ जाता है, ऐसे वगैरह आएगा। और इसमें जो हम देखते हैं तो चीजों को नोट डाउन करते हुए चलना, एक एक चीजों को जो अच्छे से देखते हुए चलना है। क्योंकि देखो ये यूनिट 3 में है, यूनिट जो 13 में है शिक्षा, जो स्वास्थ्य, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र और सेवाओं का विकास और प्रबंधन से जो संबंधित विषय, सब चीज को देखते हुए चलना है अच्छे से। देखो क्या क्या है, पहले जो साक्षरता और शिक्षा में अंतर, दोनों एक चीज है या दोनों अलग अलग हैं। ये ऐसी चीज है जैसे मान लीजिए भुखमरी और जो गरीबी दोनों को एक मानते हो या फिर अलग अलग मानते हो, तो दोनों को इसके बारे में समझेंगे, दोनों अलग अलग हैं। तो और जो फिर इसके बाद है हमारा शिक्षा के विविध आयाम। भारत में शिक्षा का विकास क्रम क्या है, शिक्षा का विकास क्रम, शिक्षा से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान, जो शिक्षा के संबंध में विभिन्न प्रकार के गैर संवैधानिक प्रावधान, और शिक्षा से संबंध में जो विद्यमान चुनौतियां एवं उसका समाधान, और शिक्षा से संबंध में विभिन्न सरकारी प्रयास और योजनाएं, विविध समझेंगे। तो देखो ये जो आयु में क्वेश्चन है, जो ये ऐसे के हिसाब से ये 150 नंबर का नहीं है, ये 200 नंबर का है, ठीक है ना। तो ये गलती से जो टेक्निकल टीम है उससे हो गया है, तो ठीक है। शिक्षा और जो समाधान संबंध में भारत के संदर्भ में, भारत का जो शिक्षा प्रणाली पुनः संरचना 1995 में है, और साक्षरता और जो अत्यंत तेज वृद्धि हो रही है, उसी अनुरूप जो शिक्षा का विकास नहीं हो पा रहा है। जो वैश्विक ज्ञान भंडार में भारत का योगदान, क्या योगदान है, भारत में शिक्षा की समस्या और मूलभूत जो संभावनाएं, कक्षा की अप्रासंगिकता और विशिष्टता की खोज। भारत में उच्च शिक्षा का निजीकरण कैसे हो रहा है, निजीकरण हो रहा है। तो जैसे सपोज करो, अभी देखा ना आपने 2002 के आसपास जो इंजीनियरिंग कॉलेज की बाढ़ सी आ गई थी। तो और जिस प्रकार की, और जो वास्तविक शिक्षा क्या है, और जो भारत में सभी प्रकार की जो शिक्षा अभियान जो मिथक और वास्तविक है या तो सही है, या जिससे सपोज कह सकते हैं कि जिस प्रकार की गुणवत्ता के लिए जो बात की जाती थी पहले, जैसे नालंदा, तक्षशिला, इस तरह के विद्यालय थे, क्या आज भी वो गुणवत्ता भारत में दी जा रही है? यह समय क्या शिक्षा में जो सामंजस्य है, पता चले कि सामंजस्य है भी नहीं, जो मान ले पढ़ रहे हैं हम, पता लगे कि वो 10 साल बाद या 20 साल बाद पता लगे कि वो इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। जो क्या साधन के शिक्षा के लिए द्वारा जो समानता समाज संभव है, ये ऋण आधारित जो उच्च शिक्षा, जैसे ऋण लेके जो लेते हैं हम, शिक्षा अर्जित करते हैं, क्या वो सही है, उसके के अनुसार क्या चुनौतियां हैं, क्या प्रतिस्पर्धा का बढ़ता हुआ जो इस तरह युवाओं में के हित में है, ये जो सारी चीजों को देखते हुए चलना है। क्या मानवीकृत जो परीक्षण, जो शैक्षिक योग्यता की जो बढ़िया प्रगति का जो बढ़िया माप है, वे सपने जो भारत को सोने नहीं देते। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आया हुआ। जो नव परिवर्तन, आर्थिक समृद्धि और जो कल्याण से निर्धारण है, ये है। प्राथमिक जो स्वास्थ्य सेवा और जो शिक्षा की अपेक्षा भारत में पिछड़े होने का कारण क्या है, मनुष्य होने के कारण मानव के बीच में क्या लंबा सफर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आया हुआ 2020 में। तो ये आए हुए सिविल सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के दौरान जुड़े हुए मुद्दे के पूछे गए प्रश्न से हाल में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। हाल ही में अनुभव किया गया है कि नियंत्रण से विभिन्न प्रकार की शक्तियों के कारण भारत के अनेक विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली उपाधियों धारकों को योग्यता और क्षमताओं को सही ढंग से प्रदर्शित नहीं करती है। क्या ऐसे में रोजगार के इन जो उपाधियों को अलग करना चाहिए? इस संबंध में अपने जो निजी विचार प्रकट कीजिए। 1984 का है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 86 की 1986 की नई शिक्षा नीति के द्वारा संसद द्वारा स्वीकृति दी गई है। इस प्रकार की जो नवीन जो नीति के लिए सूत्र और जो मॉडल स्कूल की संकल्पना क्या है, नई शिक्षा नीति के आपके विचार क्या है? ये 1986 में आया क्वेश्चन है। हम देखते हैं फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। 1986 जो हमारा नवोदय विद्यालय के संदर्भ में रामामूर्ति समिति की सिफारिश क्या थी, इसकी सिफारिशों के लिए केंद्रीय सलाहकार समिति के पर टिप्पणी कीजिए। और क्वेश्चन में हमारे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और जो क्या स्थापित किया गया है उस पर चर्चा कीजिए 1993 में।
फिर ये सर देखो क्वेश्चन आए हुए हैं इस हिसाब से मैं बताया हूँ तो थोड़ा आइडिया हो जाता है। राष्ट्रीय साक्षरता संगठन पर टिप्पणी कीजिए और विज्ञान संवर्धन की जो भारतीय जो संस्था पर टिप्पणी कीजिए और एनसीईआरटी के बारे में संक्षिप्त चर्चा कीजिए और ज्ञान समाज के रूप में भारत के जो विकास के लिए प्रधानमंत्री पंचसूत्रीय कार्यक्रम क्या है, क्या शिक्षा और जो ध्यान व्यसन उच्च साक्षरता किससे जुड़ा हुआ है, उस चर्चा कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन है। उस शिक्षा के लिए गद्दी और यशपाल समिति के विभिन्न गंभीर विषय की रिपोर्ट के संबंध में भाग के हवाले के लिए निजीकरण, निवेश और जो शिक्षा की गुणवत्ता के बीच में सामंजस्य बैठाने के तरीके पर विचार कीजिए और केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा नवोदय अस्पताल में नवोदय समिति के उद्देश्य को संरचनाओं को पर्याखान के लिए विभेद कीजिए। और क्वेश्चन है पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय मिशन के लिए आरंभ में टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन है हमारा, क्या आईआईटी जैसे जो संस्थानों को अपनी जो निजी स्थिति बनाए रखने के लिए पाठ्यक्रम को निजी डिजाइन करने के लिए शैक्षणिक स्वतंत्रता और जो साथ ही छात्रों के साथ चयन विविधताओं के बारे में स्वयं निर्णय लेने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए, बड़ी चुनौतियों का वर्णन कीजिए। 2014 में भारत की जो उच्च शिक्षा गुणवत्ता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतियोगी बनाने के लिए उनमें से सुधारों की आवश्यकता है। जैसे हम जो बाहर पढ़ने जाते हैं उसके लिए विचार जो शैक्षणिक संस्थाओं के लिए प्रवेश, उच्च प्रवेश, तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता के लिए प्रोन्नति में सहायक होगी, चर्चा कीजिए। ये सारे आए हुए क्वेश्चन है, थोड़ा आइडिया ले लो भाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 में सतत विकास लक्ष्य 2030 के अनुरूपता में है। उसकी ध्येय भारत में शिक्षा प्रणाली को पुनः संचालन और जो पुनः स्थापन है। इस कथन को समालोचनात्मक निरीक्षण कीजिए। 2020 में आया क्वेश्चन है। तो देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं जो हम कॉम्प्रिहेंसिव से स्टार्ट करेंगे जो यूपीएससी ने जो पूछे गए हैं। तो देखो, शिक्षा का जो निजीकरण होने के बाद है, क्या ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच हो गई है, नहीं हुई है? क्या जो आरटीई है, राइट टू एजुकेशन, जो बदलाव किए गए थे जिसकी हम जो उम्मीद कर रहे थे, क्या वो सही है? क्या भारत में जैसे जो प्रसारित हो रही है ऐसी गुणवत्ता बढ़ रही है? या पिछले 2 वर्ष में जैसे कोरोना का जो कोविड के कारण जो स्पेशल जो प्राथमिक जो विद्यालय तक जो कक्षा 5 तक जो चले हैं, तो वो उसके जो ग्रामीण स्तर स्पेशली ये तो, या फिर शहर में भी वो पढ़ने का स्तर गिरा है या फिर बढ़ा है? तो इस पे हम सारी चर्चा करेंगे और क्यों गिरा है, गिरा तो क्यों है, तो सारी चीजें वो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो अच्छे समझते हुए चलना है और नोट डाउन करते हुए चलना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं हम जो यूपीएससी की कॉम्प्रिहेंसिव जो ये पैसेज आते हैं उससे। इस विद्यालय उम्र में आने वाले बच्चों की विद्यालय शिक्षा का तक पहुंच होना लगभग विश्वव्यापी है, किंतु गुणात्मक शिक्षा का पहुंच जाने में सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर ढाल दिखाई देती है। गैर सरकारी विद्यालयों में कमजोर वर्गों के लिए कोटा एवं उपलब्ध निःशुल्क और जो अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा दिया गया है। इन कोटाओं ने सामाजिक एकीकरण में शिक्षा के लिए सामान्य उन मुद्दों को बहस थोप दी है जिसमें जो सरकारी करता काफी कुछ बचे हुए थे। समानतावादी शिक्षा प्रणाली का विचार, उसकी जो मुख्य ध्येय अवसर को समानता और गैर सरकारी विद्यालय के प्रधानाचार्यों की सोच के दायरे से बाहर प्रतीत होता है। इसलिए कोटा दिए जाने वाले प्रतिरोध को सामना करना पड़ता है, कभी कभी अनुचित होता है। ये सीसेट 2014 का है। देखो, जब शिक्षा से मिलने वाला लाभ उसको आर्थिक स्वतंत्रता होगी तो लोगों को निवेश करने होंगे। एक बार समझा दूंगा मैं इसको। इसका जो प्रत्यक्ष कारण के वजह से स्वतंत्रता में समृद्धि के साथ जो शिक्षा में प्राप्त होने वाला लाभ बढ़ जाता है। निम्न कर दरों के कारण जो लोगों की शिक्षा के लिए बढ़ते हुए स्तर से प्राप्त होती है और अधिकांश मांग की अपने अनुमति होती है। इस शिक्षा को निवेश को पूरी तरह सूझबूझ की बात होती है। दूसरी ओर जहां सरकार शिक्षित जो व्यक्तियों की बढ़ी हुई आय पर ऊंची नीची लगाने का निर्णय लेती है, उस पर जो स्वयं अधिक जो शिक्षित करने का निवेश करने में समझदारी बात नहीं लगती। यह प्रोत्साहन जो उन शिक्षक अभिभावकों पर लागू होता है जिन्हें निर्णय लेने के लिए अपने बच्चों को शिक्षा पर निवेश नहीं कर रहे हैं। सीसेट 2016 में है। तो समझते हैं। देखो, क्या है सीसेट के लिए, इसको समझाने जो पूरा पैसेज क्या कहता है। यदि
तुम्हारे यदि तुम्हारे जो मस्तिष्क में तुम्हारा पर्सन जो समझ गया कि तुमको देने के लिए औकात है भी, इससे जो स्टार्ट हो जाएगा कि आपको जो एक समझ विकसित होती चली जाएगी इससे तुम्हारी। जिसमें लेखक क्या कहता है, इसमें लेखक कह रहा है कि इस प्रकार की बात है कि इशारा कर रहा है कि जब शिक्षा को धीरे धीरे तक घर घर तक पहुंचने का जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो चुका है, तो आज शिक्षा का आयाम कई आयाम के रूप में स्थापित हो चुका है, क्योंकि एक क्षैतिज रूप में एक ऊर्ध्वाधर रूप है। जो ऊर्ध्वाधर रूप के मतलब है वो समाज के विभिन्न वर्ग से रिलेटेड है, और क्षैतिज रूप से भारत के विभिन्न प्रकार के भागों से, जैसे भाग है सपोज करो एक प्रदेश दूसरा प्रदेश, इस तरह से इस प्रकार की शिक्षा पहुंचने के बाद जो अंतर देखने को आ रहा है वो अंतर वो समतापूर्ण है या अलग है। क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ना पहुंचने ना पहुंचने के कारण के जो क्या अंतराल बना हुआ है, इस अंतराल को कम कैसे किया जाए। गवर्नमेंट 2009 में जो 2009 में जो कानून बनाया था जिसके अंतर्गत जो 25% की सीटें जो प्राइवेट स्कूलों को आरक्षित की गई थी, क्या 25% सीटों में गुणवत्ता वाला शिक्षा मिल जाएगा। आर्थिक और जो सामाजिक पिछड़ापन के लोगों को अंदर जो बसा हुआ है, क्या उन प्राइवेट लोगों को लगने वाली आवश्यक चीजें जैसे क्या गरीब विद्यार्थी किसी भी हालत में उपलब्ध कर पाएगा, जैसे जो भी क्लासेस वगैरह हुई थी, या तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। अच्छा, फिर शिक्षा और जो साक्षरता में अंतर, इसके पे बात करेंगे हम। तो देखते हैं भाई आगे। साक्षरता क्या है। 1948 की जनगणना के अनुसार, अधिनियम के अनुसार, पहले देख लेते हैं, पहले बता देता हूँ। भारतीय जो संविधान या कानून कहता है कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में पढ़ लिख कर पढ़ना और लिखना जानता है या अपना नाम लिख सकता है, तो ऐसा साक्षर है। ये ऐसा हुआ जैसे 2 वक्त की रोटी मिल जाए लेकिन फिर भी भूखा है। गरीबी उससे भी बड़ी चीज है, जैसे पक्का मकान, कपड़े, डिजिटल, ये सारी चीजें रोटी खिलाने से जो गरीबी दूर नहीं होगी। तो अब देखो ये डेफिनेशन दी हुई है। 7 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति संविधान की 8वीं सूची में वर्णित किसी भाषा को लिख कर पढ़ने में उसे साक्षर कहते हैं। जैसे अपना नाम लिख दे तो साक्षर। तो 2000 जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता की दर जो 74.04% है। वहीं पुरुषों की साक्षरता दर वो 82.14% है। महिला साक्षरता की दर ये जो 68.46, मतलब ये बोल रहा है जिस सूची में है हमारी 8वीं सूची में 22 भाषा है, उसमें अपना नाम लिख दे और जो उसको पढ़ ले वो साक्षर है। अगर ये डाटा इस तरह का ये इस तरह की ये जो डेफिनेशन इसे हटा दे तो देख सकते हैं कि जो 74.4 है ये कहाँ से कहाँ जाएगा। अच्छा, सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य कौन कौन से और न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य, तो केरल में सबसे 94% है, मिजोरम में 91.3% है, गोवा में 88.7% है, त्रिपुरा में 87.2% है। तो इसको याद करने का याद है कि MGT, K फॉर केरला, M फॉर मिजोरम, J फॉर गोवा, T फॉर त्रिपुरा। न्यूनतम साक्षरता राज्य वाले में बिहार है 61.8%, अरुणाचल प्रदेश 65.4% और जो राजस्थान 66.1%, झारखंड 66.4%। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले राज्य में है केरल है 92.1%, मिजोरम 89.3%, गोवा तो त्रिपुरा वो सेम वही है जो उसमें सर्वाधिक है। और न्यूनतम में थोड़ा चेंज है, इसमें जो बिहार 51.5% है और जो राजस्थान 52.1% है, झारखंड में 55.4% है, उत्तर प्रदेश में 57.2% है। संयुक्त राज्य जो अच्छा UNDP ने अपनी जो डेफिनेशन दी है ये तो हमारे इंडिया की हो गई। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार 7 वर्ष से अधिक आयु का जो कोई भी व्यक्ति तो 3R को जानता है। 3R को मतलब उससे साक्षर माना जाता है, रीडिंग, राइटिंग और जो अर्थमेटिक, जो पढ़ना जानता है और जो लिखना जानता है और जो उसको जोड़ घटा जो कर सकता है, इस तरीके से करता हो सकता है उसको। जो शिक्षा क्या है, शिक्षा का स्वयं का बोध होना, स्वयं का विस्तार होना, ये शिक्षा है। तो इसके लिए समझेंगे भाई, देखो ऐसे समझ सकते हैं शिक्षा क्या, स्वयं का बोध होना और स्वयं का विस्तार होना। जो अधिकारों के प्रति जागरूक होना स्वयं का बोध है, कर्तव्य का दायित्व का अपने कर्तव्य का पता होना, उचित का प्रोत्साहन और अनुचित का विरोध करना वो सही है। और जो स्वयं का विस्तार होना, संकीर्णता से मुक्ति होना, वैज्ञानिक जो मानसिकता का विकास होना, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर तटस्थ और मानवता से प्रेरित होना। और जो शिक्षा से तात्पर्य स्वयं का बोध होने से, जो स्वयं को जानने वाले स्वयं को विस्तार करने से है। स्वयं के बोध होने से तात्पर्य अधिकारों के जो प्रति जो जागरूकता एवं
कर्तव्य को निर्वहन करने से है, साथ में उचित का प्रोत्साहन करने और अनुचित का विरोध करने से है, स्वयं के विस्तार होने का अवधारणा से अंतर्गत शिक्षा के लिए संकीर्णताओं को मुक्त होने से तथा एक वैज्ञानिक मानसिकता को स्वीकार करती है जो धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर तटस्थ एवं मानवता से प्रेरित हो। इस प्रकार जो शिक्षित व्यक्ति और जो मानव मानसिकता बाधाओं से संकीर्णित व्यक्ति हो मुक्त होकर महत्वाकांक्षा को परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के साथ जो एकीकृत कर लेता है। शिक्षा एक कोई अन्य अर्जित क्षमताओं का विकास में है, इससे बहुत सारी क्षमताओं का विकास होता है एजुकेशन से हमारी, अर्थात जो व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ति करने और बेहतर जीवन जीने के लिए क्षमता विकसित करने के लिए सार्थक परिवर्तन में रचनात्मक भूमिका जो निर्वहन करने में सक्षम हो, उसको बोलेंगे शिक्षा। अच्छा, डिफरेंट लैंग्वेज जो उसमें अलग अलग जो दार्शनिकों ने अलग अलग लैंग्वेज दी है शिक्षा की, तो उस पर बात करें। अन्य अर्थों में शिक्षा एक व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं भौतिक क्षमताओं और जो विकास से समझे माध्यम से एक गरीब जीवन जीने में संबंधित है। शिक्षा का अर्थ यह भी है कि शिक्षा माध्यम से कोई व्यक्ति स्वयं आपदाओं से मुक्त होने में सक्षम हो सके। आपदाओं की यह प्रकृति प्राकृतिक एवं मानवीय, संपर्क और आतंकवाद क्षेत्र के दोनों से हो सकती है आपदा। शिक्षा एक अन्य अर्थ जो उद्देश्य एक व्यक्ति के गुणात्मक और रोजगार जो प्रदान करने के लिए उसे सुकुशल जो मानवीय संसाधन के रूप में विकसित करने से जुड़ी है। शिक्षा का अवधारणात्मक पक्ष क्या है? शिक्षा देखो प्राकृतिक संसाधन के रूप में सबसे पहले जो कृषि क्रांति, फिर भौतिक पूंजीवादी के रूप में औद्योगिक क्रांति, फिर जो मानवीय संसाधन के रूप में जो सूचना क्रांति। तो टेलर मार्क्स के विद्वान द्वारा जो अपनी पुस्तक वर्ल्ड थर्ड वेब में जो के अनुसार जो मानवीय इतिहास में 3 प्रकार की क्रांति हुई है। तो जो पहली कृषि क्रांति प्राकृतिक संसाधनों एवं दोहन से महत्वपूर्ण संबंधित है, और औद्योगिक क्रांति भौतिक पूंजी से संबंधित है, और जो सूचना क्रांति इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशंस ये हमारी मानवीय संसाधन के महत्व को बताती है कि हम जो कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितना उसमें मानव में कितना उनको योग्य बना रहे हैं अपना पैसा, कि नहीं पैसे तो खरीद रहे हैं, मकान खरीदने हो रहे हैं, हमारे बच्चों में इन्वेस्ट नहीं किया, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, तो वो सारी चीज जीरो हो जाती है फिर इस तरह से। सूचना क्रांति के जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देख सकते हैं जापान का। सूचना क्रांति के प्रसार के लिए सूचना की भूमिका और जो महत्व की वृद्धि हुई है। सूचना शिक्षा के व्यक्ति को कुशल एवं मानव संसाधन के रूप में विकसित करने में आधारभूत उल्लेखनीय भूमिका निभाती है। क्षमता विकास का अर्थ जो मानवीय संसाधन में पूंजी में परिवर्तित करना है, अर्थात किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक तथा तकनीकी रूप से कुशल बनाना। यह केवल शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो सकता है। यह मानवीय पूंजी का जो विकास मात्र जो तकनीकी शिक्षा को प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि कार्य के दौरान जो प्रशासनिक सुविधाओं में संबंधित है, उससे व्यक्ति को नव परिवर्तनों को स्वीकार कर सके और उसके जो अनुरूप जो सामंजस्य स्थापित कर सके। भारत में वर्तमान जो जनसांख्यिकी का लाभांश की स्थिति क्या है? तो जनसांख्यिकी का मतलब होता है जब जो निर्भर जनसंख्या होती है, जैसे निर्भर जनसंख्या होती है, निर्भर जो डिपेंडेंट जनसंख्या होती है हमारी, उसका जो वो उससे जो कार्यशील जनसंख्या ज्यादा हो इस टाइम जो भारत, तो ये कार्य करने वाली जो निर्भर का मतलब ये जो होता है, जैसे सपोज को बूढ़े हैं और बच्चे इसमें आते हैं, तो इसमें जो ये 32.3% है इंडिया की स्टैंप पे। तो वर्तमान में समुचित लाभ उठाने के लिए इसमें माध्यम से कुशल मानवीय पूंजी को जो विकास किया जा सकता है, भारत की भूमिका के लिए रेखांकित की जा सकती है। देख सकते हैं 25 करोड़ युवाओं का जो भारत देश है, भारत चीन के जो हमारे जो से 8 करोड़ कम है चीन की जो युवा। तो देख सकते हैं सबसे पहले दुनिया में सबसे ऊपर है भारत, जो आबादी जो 138 है, 144 है, लेकिन जो सबसे युवा आबादी है 25 इंडिया की है, और जो कुल आबादी 18% जो इसी में दिखा गया है। तो आजकल सबसे जो जैसे देखते हैं ना, सर्विस गुरु बनने का सबसे बड़ा लक्ष्य, सबसे बढ़िया टाइम है, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे पास युवा सबसे ज्यादा जो काम करने वाले हैं, इसके बाद शायद पता नहीं हो ना हो आगे टाइम पे, तो अच्छे से काम किया जाए। इंडिया जो डेमोग्राफ ऑफ द डिवाइडेड इन 2015 अर्बन टोटल ये दिखाया गया है, और ये तो ये 0 to 14 और 15 to 59 ये जो यहाँ पे दिखाया गया है ये वाला, और 60 हमारा ये है बूढ़े आबादी को दिखाया गया। तो व्हाट डू यू डू? इस हेतु जो आवश्यक है भारत में बौद्धियों के रूप से विकसित और जो ज्ञानवान समाज का निर्माण हो, नवचारों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें जो अपनाया जा सके, अप्रासंगिक हो चुकी जो परंपरा और रूढ़िगत प्रामाण्यता को समाप्त कर सके, और जो नवचारों का उपयोग करके जो मानवीय कौशलों का विकास करने के लिए भारत
राष्ट्र की जो प्रगति के एवं विकास के लिए सोच का निर्माण किया जा सके। तो कोई राष्ट्र शिक्षा क्या है, ये आया हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी में, एससी में आया था 2005 में, जो लिखना था इसमें, और जो 1250 वर्ड लिखने थे। तो क्या है वास्तविकता? वर्तमान भारतीय समाज में मुख्य जो प्रणाली मुख्यतः आर्थिक समाज के लिए विकास के लिए केंद्रित प्रतीत होती है। जहां शिक्षा का पैमाना नौकरी प्राप्त करना है, वहीं भौतिक सुखों को वृद्धि करने तक सीमित है। जो इसमें साथ ही जो अभिव्यक्ति की जो मुखरित प्रवृत्ति और जो विकसित करने के बजाय स्व केंद्रित एवं स्वयं को छिपाने से लक्षित रहता है। ऐसे व्यक्ति को मानवीय मूल्यांकन और जो आवश्यकताओं के लिए विरोधाभास भी समझने में सक्षम नहीं हो पाता। जो समाज के विकास के प्रयास करता है, इससे जो अर्ध चेतना और जो अर्ध मानव का संकल्पना होती है, जो पूर्ण बन नहीं पाता, वो उसमें अर्धी बन पाता है, आधा ही बन पाता है। इस संकल्पना के आधार पर व्यक्ति सार्वजनिक जीवन, प्रशासनिक आदि प्रवेश में प्रवेश करता है, बनता है, लेकिन सेवक के बजाय वह शोषण के भूमिका निभाता है कि मान लिया वहां पे पैसे ले आएगा, उधर जो अपनी जेब भरने के चक्कर में रहेगा। इस तरह से जैसे सपोज चिकित्सा बन जाएगा, लेकिन मानव कल्याण के लिए नहीं सोचेगा, वो जो लिंग जांच करने के लिए, मानव लोगों की तस्करी करने के लिए इस तरह की कार्य करने लगेगा। शिक्षक बनकर जो भ्रमित करेगा, उसे ज्ञान नहीं होगा तो कुछ इधर उधर की बातों में भटकाएगा, या फिर ज्ञान नहीं दे पाएगा। सपोज करो आपने देखा होगा, मान लिया टीचर है, जैसे मान लिया 10th 12th है या फिर आपका 11th है, तो वहाँ पे हिस्ट्री है, हिस्ट्री के टीचर वहाँ पे अवेलेबल नहीं, बोल देगा नहीं कोई हिस्ट्री तो कोई भी पढ़ा देगा, नहीं से सपोज करो ऐसी। तो आर्ट साइड में हमारा जो इस तरह से रुझान कम है, मान लिया हिस्ट्री हो गया, ऐसी ज्योग्राफी का हो गया, तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको हम इजीली ले लेते हैं। एक सब्जेक्ट है सपोज करो, पता लग रहा है उसके घर पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो स्कूल खुला हुआ है, इस तरह से। तो ये सही, ये सोचने वाली बात है। मनुष्य होने के बाद मानव जो बनने तक लंबा सफर है, जीवन है। तो यूपीएससी 2020 में आया होता विद एग्जाम्पल ये क्वेश्चन। भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसी है? भारत में शिक्षा व्यवस्था पहले जो प्रामाणिक जो स्रोत वैदिक काल से प्राप्त होते हैं, इस समय की जो शिक्षा जो प्रमुख रूप से धार्मिक और उद्देश्य मूलतः जो व्यक्ति का जो नैतिक और धार्मिक उत्थान करना था। पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा को प्रदान की जाती थी, किंतु उत्तर वैदिक काल में आते आते स्त्रियों में समाज के वंचित लोगों को शिक्षा से अधिकारों से क्रमिक रूप से वंचित किया जा गया। इसके लंबे समय तक जो भारत में शिक्षा धार्मिक रूप से आधारित रही और नालंदा और तक्षशिला विश्व प्रसिद्ध जो विश्वविद्यालय संस्थान स्थापित हुए हैं। इन संस्थानों के लिए धर्म के आधार पर जो राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक शिक्षा के पर्याप्त जो प्राप्त किया गया है। सबसे जो प्रमाणिक प्रमाण जो बौद्ध, जैन और जो मौर्य काल से कौटिल्य द्वारा जो अर्थशास्त्र से प्राप्त हुए, सबसे ज्यादा जो इसके प्रमाण प्राप्त हुए। इस दौरान शिक्षा का मूलतः संस्कृत सही है और जो पूरी जो साथ ही पाली एवं प्राकृतिक भाषाओं से शिक्षा की प्रदान की जाती है। अच्छा, मध्यकाल शिक्षा के लिए बारे में बात करते हैं। मध्यकाल में भारत में मुगलों द्वारा आगमन और जो शिक्षा के स्वरूप के लिए व्यापक रूप से परिवर्तन प्रकट हुआ। शिक्षा अब जो फारसी और जो अरबी भाषा में भी प्रदान की जाने लगी। तो जो वहाँ शिक्षा तब देखो तब भी कितनी इंपॉर्टेंस थी, आज हम इसको लेते नहीं, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं लेते इसकी। तो शिक्षा हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच में धर्म जाति नहीं, किंतु दोनों के बीच में जो पैटर्न से पर्याप्त का अंतर मौजूद थी। तो देख सकते मध्यकाल में शिक्षा को जो व्यवस्था के लिए संरक्षण के नियंत्रण में थी। मुस्लिम शासकों ने भी शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रुचि ली और मुस्लिम शासकों द्वारा विभिन्न भागवतों, मकतबों और जो मदरसों पुस्तकालयों की स्थापना की गई। यद्यपि मध्यकाल में शिक्षा का प्रचार बहुत तेजी से हुआ, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था में व्यापकता का अभाव था। शिक्षा केवल जो नगरों और उच्च तथा मध्य वर्गों में बालों के लिए ही थी। फलतः जो जनसाधारण जो ज्ञान अर्जन का कोई जो मध्यकाल शिक्षा के लिए विशेष कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। मध्यकाल में जो अरबी जो फारसी भाषा के लिए मध्यकाल में शिक्षा दी जाती थी। इस कारण जो प्रांतीय भाषाओं में पूर्णतः अपेक्षा की गई। पर्दा प्रथा के कारण जो इस काल में स्त्री की प्रगति प्राचीन काल की जो अपेक्षा की जाती थी। निम्न वर्ग की जो बालिकाओं को शिक्षा का अवसर प्राप्त नहीं हो जाता। जो छोटे वर्ग की होते उनको जो नहीं, तुम नहीं पढ़ोगी, ठीक है ना, तुम घर की रोटी बनाओगे, इस तरह का काम था, ठीक है, तो तुम्हें पढ़ना नहीं आगे। सीमित स्तर पर मध्यकाल में जो व्यावसायिक शिक्षा के लिए साथ जो सैनिक शिक्षा का विषय, उस टाइम पे सैनिक शिक्षा पर बल दिया जाता था, देखो उन्हें गाइड किया जाता था, ठीक है ना, ट्रेनर के द्वारा टाइम पे। औपनिवेशिक काल में शिक्षा की व्यवस्था। औपनिवेशिक काल में शिक्षा का क्या? प्राचीन काल में जो मध्य काल में जो शिक्षा जो परंपरागत जो धर्म आधारित और जो नैतिक उद्देश्य पर केंद्रित रही। आधुनिक काल में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासन काल में दौरान में भारतीय शिक्षा व्यापक परिवर्तन आने का जो प्रारंभ हुए।
ब्रिटिश काल में 1781 में वारेन सेंसिलेटन द्वारा जो कलकत्ता में एक मदरसा स्थापित किया गया, जो शिक्षा के क्षेत्र में बनाया गया पहला प्रयास था। इसका उद्देश्य मुस्लिम कानूनों और जो संबंधित विषयों को जो शिक्षा देना था। 1784 में विलियम जोन्स द्वारा कोलकाता में एक एशियाटिक जो सोसाइटी स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य भारतीय ग्रंथों को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना था। 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा उद्घाटन जो फोर्ट विलियम की स्थापना की गई, जहां पे अधिकारियों को विभिन्न प्रकार की भाषा और जो विभिन्न प्रकार की रीति रिवाजों को शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट हमारा अधोमुखी निस्पंद का सिद्धांत। इस निस्पंद का सिद्धांत से कहता है, ये सिद्धांत क्या कहलाता है, प्रिंसिपल क्या कहलाता है। ब्रिटिश अधिकारी ओकलैंड द्वारा जो अधोमुखी निष्पदन का सिद्धांत दिए प्रतिपादन किया गया, यदि कोई समाज में कोई उच्च वर्ग को शिक्षित कर दिया जाए तो निम्न वर्ग भी निश्चित हो जाएगा। तो हालांकि गलत है, ये अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ये जो भाई ऊपर वो कर दो नीचे वो तो पढ़ने नहीं देते, वो बोलेंगे नहीं हमें जरूरत क्या है, हमारी सेवा करेंगे, सब कुछ करेंगे। नेक्स्ट हमारा चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 के एक्ट द्वारा पहली बार जो भारत में विज्ञान साहित्य के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष कंपनी के माध्यम से खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। जो आंग्ला प्राच्यवाद शिक्षा हेतु जो निर्धारित 1 लाख रुपए की धनराशि का प्रचार करने का जो शिक्षा जो प्रचार किया गया, इस हेतु ब्रिटिश अधिकारियों में भेद था, जिसे आंग्ला प्राच्यवाद के नाम से जाना जाता था। प्राच्यवादियों की जो विलियम जेम्स और विलियम प्रिंसेस चार्ल्स विलिंगसन और जो विल्सन आदि जो शामिल थे। इनमें जो पाश्चात्यवादी शिक्षा और जो समर्थन मैकाले जेम्स विलन और जो चार्ल्स ग्रांट विलियम फोर्स थे। इसके जो हमारी ओरिएंटलिस्ट जो थी प्राच्यवादियों की जो मत था क्या था कि भारतीय जो परंपरा शिक्षा को ज्ञान को प्रोत्साहन देना था। शिक्षा का माध्यम जो स्थानीय भाषा होना चाहिए, जो देखो इजी होगा, अगर स्थानीय भाषा में होगी तो वो अच्छी इजीली समझ लेगा। अब हम किसी बच्चे को एग्जाम्पल देने लगे, सपोज करो मान ले बाहर का, सपोज करो मैं दिल्ली न्यूयॉर्क का दूं, न्यूयॉर्क तो ना गया नहीं है तो फिर कैसे देख लेगा, कैसे समझ लेगा। तो इसलिए उसको समझ पढ़ाने वाला भी और जो ज्यादातर कोशिश किया जाए और जो पढ़ने वाला भी वो अपनी जो हमारी जो ये है जो मातृभाषा है उसमें दिया जाए तो अच्छी बात है। जो पाश्चात्य जो एंशियनिस्ट और का मत था कि शिक्षा जो व्यावसायिक तथा उपयोगी होनी चाहिए, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। उनका अलग अलग मत अंत जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के लॉर्ड काले में मेडकाले को जो अध्यक्ष सार्वजनिक शिक्षा नीति 1934 में गठन किया गया, जिससे अंदर पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को स्वीकार किया गया। इसमें लॉर्ड मैकाले की शिक्षा प्रणाली अंग्रेजी माध्यम से जो यूरोपीय साहित्य और जो ज्ञान विचार को उच्च वर्ग के लिए शिक्षा प्रोत्साहित करना था। तत्कालीन गवर्नर जनरल को स्वीकार किया। वो कहता था, लॉर्ड मैकाले कहते थे हमने बहुत अच्छे काम किए, तुमने ये चीज पढ़ाओ, इन्हें अपनी जो साहित्य न पढ़ा। तो हालांकि कुछ चाहते थे कि ये अपने जो प्राचीन है उसको समझे, अपने जो वेद है उसको समझे, लेकिन नहीं, लॉर्ड मैकाले ने कहा नहीं जो हमने किया वो अच्छा किया, हम बेस्ट है, तो हमें पढ़े इस तरह। एडम की रिपोर्ट 1835 से 1838 भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बिहार और बंगाल की जो स्कूली शिक्षा व्यवस्था के जो अध्ययन हेतु एक ईसाई प्रचार और जो शिक्षाविद विलियम एडम को नियुक्त किया गया। एडम ने 1935 में 1938 तक बंगाली शिक्षा पर जो एक सूक्ष्म अध्ययन किया और जो एडम ने 3 रिपोर्ट प्रस्तुत की। जो एडम की रिपोर्ट 3 मापदंड थे, क्या क्या थे? जनसंख्या के आधार पर जो संस्थाओं का संख्या, शिक्षा का स्वरूप और जो शिक्षा संस्थाओं का उचित वितरण, चीज थी। एडम की रिपोर्ट क्या प्रमुख बातें क्या थी? शिक्षा की स्थिति का केवल पाठशाला के आधार पर जो प्राप्त नहीं किया जा सकता, तक नहीं लगाया जा सकता। प्राथमिक पाठशाला में 5 से 6 वर्ष तक के छात्र शिक्षण प्रारंभ करते थे और 10 से 11 वर्ष की आयु तक पढ़ते थे। अक्षर बनाना, रेत पर उंगलियां चलाकर जो सिखाते थे। अक्षर ज्ञान के बाद को जो पढ़ने लिखने का अभ्यास कराया जाता था। देशी संस्थाओं को ही शिक्षा के लिए उपयोग में किया जाए। देशी भाषाओं को शिक्षण और जो शैक्षणिक योजना का अनिवार्य अंग बनाना चाहिए। और जो भारत में शिक्षा का प्रचार ग्रामीण शिक्षकों और जो देशी शालाओं के द्वारा किया जाना चाहिए। शिक्षा के समय समय पर जो परीक्षा ली जाए और जो उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए योग्यता अनुसार जो पारितोषिक जो वितरण किया जाए। एग्जाम लिया और जो फर्स्ट आया, जो कुछ कार्य अच्छा कर रहा है तो उसे जो कुछ इनाम दिया जाए। इससे भी शिक्षा संस्थानों को शिक्षकों के बीच में सामंजस्य स्थापित होगा, एक अच्छा होगा। तो बच्चे को भी जो इन्फॉर्मेशन जो मिलेगा, जो कि रिगार्ड्स मिलेगा, सम्मान टीचर को मिलेगा, वो
और जो उसका भी बच्चा विचार कि नहीं, अच्छा मेरे को मिल रहा है, इनाम मिल रहा है, तो मैं आगे भी काम करूँ, अच्छा करूँगा। वुड का जो घोषणा पत्र 1854 में आया था, वुड घोषणा पत्र। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में लॉर्ड चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में भारत में शिक्षा सुधार हेतु जो आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों में भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, इसको मैग्ना कार्टा वुड डेस्पेस्ट को बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आयोग ने सरकार से कहा कि जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायी स्वयं वहन करे, कि भाई अपना जो अपना आप करे, इसको वहन करे। उच्च शिक्षा का जो माध्यम अंग्रेजी और जो स्कूल से स्तर का अक्षर जो माध्यम जो देसी भाषा को बनाने का सुझाव दिया गया कि नहीं, जो छोटी कक्षाएं हैं, जो सपोज करो जो है स्कूल स्तर की, उनको जो देसी बना दो, उनका विदेशी बना दो, उच्च स्तर का जो इंग्लिश बना दो। प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। आयोग द्वारा पहली बार जो महिला शिक्षा के प्रसार पर सुझाव दिया गया कि अब लेडीज को भी पढ़ाया जाना चाहिए, फीमेल को इनकी शिक्षा पर। शिक्षा क्षेत्र में निजी प्रयास से प्रोत्साहन होने देने, अनुदान सहायता के लिए पद्धति चलाने जाने के लिए योजना को सुझाव दिया गया। अध्यापक द्वारा प्रशिक्षण हेतु जो अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा स्थापना का जो सुझाव दिया गया है। क्वेश्चन आया हुआ है, भारतीय समाज में निम्नलिखित जो विधानतरी चरणों पर ध्यान दीजिए। ISPRI 2004 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता विश्वविद्यालय, एडम की रिपोर्ट, वुड का डिस्पैच इस क्रम में है। कौन कौन से हैं तो देख सकते हैं, 1 3 2 और 3 1 3 1 2 और 1 4 3 2 और 3 2 1 6। तो इसमें देख सकते हैं इसका क्वेश्चन 1 सबसे पहले ये, फिर 3 एडम की रिपोर्ट, फिर 4 वुड डिस्पैच, फिर कलकत्ता, ऐसे आए हैं। देखिए फिर स्टैनली घोषणा पत्र क्या कहता है 1859 को। इसमें सहायता अनुदान प्रणाली को केवल माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए सीमित रखने के लिए प्राथमिक शिक्षा के जो स्थानीय पर लगने के लिए सुझाव दिया गया। हंटर कमीशन 1882 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में विलियम हंटर की जो अध्यक्षता में यह जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिए गठित किया गया है। आयोग ने विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा के लिए विकास हेतु जो सरकारी उत्तरदायित्व जो शिक्षा निर्धारित करने और जो माध्यमिक शिक्षा का जो व्यवस्था निजी संस्थाओं द्वारा करने के लिए सुझाव दिए गए हैं। निजी क्षेत्र में जो प्राथमिक और जो माध्यमिक शिक्षा के लिए आने का मौका दिया जाना चाहिए। 1882 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 में बनाया गया। लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो विश्वविद्यालय का जो नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1902 में टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक आयोग की जो गठन किया गया, जिसमें जो 2 भारतीय सदस्य थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी और जो जस्टिस गुरदास बनर्जी थे। इस आयोग ने विश्वविद्यालय की सीमाएं निर्धारित करने के लिए उन्हें सुझाव देने और वायसराय को विश्वविद्यालय के नियम बनाने के लिए वीटो पावर के लिए सुझाव के लिए दिए, ताकि जो उच्च शिक्षा के लिए क्षेत्र में प्रगति की जा सके। नई शिक्षा नीति 1913 में आई थी। क्या है 1913 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में गर्मपंथी आंदोलन के दबाव में आकर जो शिक्षा में एक स्थानीय शिक्षा को महत्व देने के लिए सिलेबस में अधिक उपयोग बनाने के लिए शिक्षा को समृद्ध बनाने पर बल दिया। जो सैंडल कमीशन 1917 में, सैंडल कमीशन माइकल सैंडल की अध्यक्षता में गठित किए गए आयोग के लिए प्रांतीय विषय को बनाने के लिए सुझाव दिए गए। और जो आयोग ने मानना था कि यदि विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार लाना है तो सर्वप्रथम प्राथमिक स्तर पर जो सुधार लाया जाना चाहिए। आयोग में 2 प्रकार के सदस्य थे, एक तो डॉक्टर जियालुद्दीन अहमद और डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी। जो हार्टिंग समिति 1929 तत्कालीन लॉर्ड इरविन के द्वारा जो फिलिप हार्टिंग की अध्यक्षता में एक शिक्षा में अपव्यय और जो अवरोध रोकने के साथ ही जो व्यावसायिक प्रशिक्षण तो लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा देने का सुझाव दिया गया। प्राथमिक स्तर पर जो राष्ट्रीय महत्व का विषय बताना चाहिए। ग्रामीण विद्यालयों में विद्यार्थियों को माध्यमिक स्तर तक शिक्षा दी जानी चाहिए। ग्रामीण स्तर माध्यमिक स्तर तक कम से कम 12वीं तक तो शिक्षा देनी चाहिए। एवर्ट वुड रिपोर्ट 1936 के द्वारा संयुक्त रूप से सौंपी जाने वाली रिपोर्ट पूर्णकालिक जो स्कूल खोलने और जो शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण जो सिफारिश की गई है। इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन जो समिति 1937, इस समिति के अनुसार निःशुल्क और जाने वाली शिक्षा के साथ साथ शारीरिक शिक्षा को भी सिलेबस में शामिल किए जाने का सुझाव दिया गया। वर्धा योजना 1937 में महात्मा गांधी द्वारा बुनियादी शिक्षा के रूप में वर्धा संयुक्त रूप से की गई, जिसमें 7 वर्ष के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए साथ ही
केवल मातृभाषा को ही प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम बनाने की सिफारिश की गई। इस समय जो भारत में जो वायसराय लिथिन लिंगो तो डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा इस योजना को प्रस्ताव तैयार किया गया। बरदा योजना का मुख्य योजना कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना था, कि वो छोटे छोटे उद्योग को बढ़ावा देना था। प्राथमिक स्तर पर जो निःशुल्क और अनिवार्य बनाना था। फिर आई थी हमारी खेर समिति 1938 में। 1938 में मुंबई तत्कालीन मुख्यमंत्री बीजी खेर द्वारा आधारभूत शिक्षा को विस्तृत सुझाव दिए गए। और फिर सार्जेंट कमीशन 1944 सर जॉन सार्जेंट की अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित आयोग में एक पहली औपचारिक निःशुल्क शिक्षा की सिफारिश की गई। साथ ही इस प्रकार जो केंद्र पर जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित, साथ ही 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रारंभिक शिक्षा का महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया। इस समय भारत के जो वायसराय वेवेल थे। स्वतंत्रता के बाद भारत की शिक्षा का विकास कैसे हुआ। 1950 में लागू भारतीय संविधान के तहत जो शिक्षा का मूलतः राज्य सूची को विषय घोषित कर दिया गया इसमें। किंतु जो स्वतंत्रता के बाद 2 दशकों के बाद जो शिक्षा संदर्भ में उल्लेखित सुधार नहीं होने तथा शिक्षा के जो और सार्वजनिक केंद्र की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता अनुभव की गई और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार समवर्ती सूची को अंतर्गत शामिल कर दिया गया। अनुच्छेद 21 मूल रूप से भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मूल रूप से जो सम्मिलित नहीं करते हुए जो विदेश नीति निवेशक तत्वों को मूल रूप से जो सम्मिलित किया गया। हालांकि इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने निर्णय को स्पष्ट किया गया, यद्यपि शिक्षा का जो मूल अधिकार के रूप में स्पष्ट की जो भारतीय 3 में उल्लेखित नहीं है। इसके बाद अनुच्छेद 21 में तहत जो मानवीय गरिमा के साथ जो इसमें यापन करने के लिए आधार प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार शिक्षा के बिना किसी व्यक्ति को गरिमा जीवन व्यतीत करने का संभव नहीं है। अतः प्रारंभिक शिक्षा का अनुच्छेद 21 को ही अंतर्गत निहित किया है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, हाल ही में जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 भाग 3 में अनुच्छेद 21 के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार में जोड़ दिया गया है। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के जो आयु के जो बालक को प्रारंभिक शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। इसको जो अब जो 21 में जोड़ दिया, आर्टिकल 21 में जोड़ दिया। 6 से जो 14 साल के बच्चों को जो एजुकेशन की बात की जाएगी। प्रस्तुत है इस अनुच्छेद के वर्ष 2000 ईस्वी में निःशुल्क शिक्षा और बाल शिक्षा को लिए अधिनियम के लिए प्रस्तावों को प्रभावी और प्रसारित बनाने के लिए उद्देश्य संविधान में जोड़ा गया है। बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिक समावेश बढ़ावा देना और जो माध्यमिक शिक्षा को उच्च शिक्षा में अध्ययन और सर्जित करना है। अनुच्छेद 45 आर्टिकल 45 क्या कहता है, सभी राज्यों को 14 वर्ष की आयु तक के करने तक और जो निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा देने की बात का प्रयास करेगा। अच्छा, अनुच्छेद 51A 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा के अवसर पर प्रत्येक नागरिक को मूल कर्तव्य होगा। ये 86वां संविधान संशोधन है जो। और हमारा शिक्षा से जुड़े अन्य प्रावधान कौन कौन से हैं, जो हमारा आर्टिकल 28 के अनुसार भारत द्वारा पूर्णतः आंशिक रूप से जो सहायता प्राप्त किसी विद्यालय में किसी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी को नहीं दी जाएगी। यदि संस्था की धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो उसमें किसी प्रकार के विद्यार्थी की अनुपस्थिति का अनिवार्य कि उसमें जरूरी नहीं कोई जाए विद्यार्थी, ठीक है। भले अब दी जाएगी तो फिर ऐसे। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों को जो शिक्षा जो संस्थाओं की स्थापना करने और जो संचालन करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 350A के तहत जो राज्य प्राथमिक स्तर पर जो मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था का प्रावधान करता है। भारतीय शिक्षा का स्वरूप कैसा है, जो शिक्षा के महत्व को जानते हैं और शिक्षा तक पहुंचते हैं। 100% नामांकन केरल, नई दिल्ली देख सकते हैं। और जो शिक्षा के महत्व को नहीं जानते, नहीं पहुंचते, वो बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कुछ इसमें बाल श्रम प्रचलित है। जो वे शिक्षा के लिए महत्व को जानते हैं उन्हें ही शिक्षा को पहुंच है, वो जनजाति वर्ग शोषण के शिकार हो जाते हैं। जनजाति वर्गों तक जो शिक्षा पहुंच क्यों नहीं हुई है, दुर्गम जो भौगोलिक स्थिति है, दूर दराज वाले हैं। फिर हमारा मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध नहीं, क्योंकि उन्होंने मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। सपोज इंग्लिश में कुछ वो तो लगा दिया उन्होंने कि भाई जो कोर्स लगा दिया, लेकिन वो अलग लैंग्वेज में फ्रेंच का आजकल वो चल रहा है, तो फ्रेंच को अलग वो पढ़ाता है, नहीं फ्रांस वाला उल्टा सीधा, तो नियमित कर लो अपने आप ही, तो पढ़ नहीं पा रहा बच्चा। जागरूकता का अभाव है उसमें।
ये अवेयर नहीं है तो कि भाई क्या इसका क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इससे तुम बदल सकते हैं पूरी लाइफ। और जो सरकारी योजनाओं को लाभ नहीं पहुंच पाता उनसे, सरकारी इतनी रोज जो योजनाएं चलाती हैं उनको भी योजनाएं का लाभ नहीं पहुंच पाता, वहां तक अवेयर नहीं है। प्रशासनिक स्तर पर विद्यमान दो दोष है कि जो कुछ ये है जो बैठे हुए हैं अधिकारी बैठे हैं वो अपना खा जाते हैं। प्राथमिक शिक्षा जो सैद्धांतिक दृष्टि से जो 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा के तहत बच्चों को ऐसी विषय और कौशल सिखाते हैं जो उनकी जो स्कूली शिक्षा के लिए हिस्सों का नींव रखते हैं। प्राथमिक शिक्षा संस्थानों के लिए विभिन्न प्रकार के धर्म, नस्ल, सामाजिक एवं स्थितियों के साथ साथ विकलांग लोगों को मिलने वाले अवसर को प्रदान करते हैं। इसमें जो उनसे जो अवसर मिल रहे हैं विकलांग जो है उनको भी और इसमें जो फैसिलिटी मिले। इसलिए जो प्रारंभिक शिक्षा बच्चों को सहिष्णुता, सम्मान के बारे में सिखाने का अवसर और अधिकार प्रदान करती है। प्राथमिक शिक्षा छात्रों को विभिन्न प्रकार के विषयों एक बुनियादी साथ साथ एक कौशल प्रदान करती है जिससे वो जीवन का उपयोग करते हैं। प्राथमिक शिक्षा आमतौर पर औपचारिक शिक्षा का पहला चरण है। यूनिसेफ के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का सकारात्मक प्रभाव क्या है इसे समझते हैं। गरीबी में कमी, इससे गरीबी में कमी आएगी, प्राथमिक शिक्षा सही हो जाएगी तो जो बाल मृत्यु दर में कमी आ जाएगी, वो जाएंगे खाने कम से कम दलिया खाएंगे तो अच्छा खाना खाएंगे, कुछ भी खाएंगे तो वहाँ पे बाल मृत्यु दर में थोड़ी कमी आएगी। लैंगिक समानता के प्रति प्रोत्साहित करेंगे कि नहीं भाई जो लड़की है तो लड़की जन्म हो गया फिर लड़के को जन्म के चक्कर में नहीं पड़ने, इस तरह से दोनों को इक्वली समझेंगे। पर्यावरण की बढ़ती हुई चिंता, ये पर्यावरण की जो चिंता है उसको समझेंगे कि भाई जितनी भी सारी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है सारा, और समय प्रबंधन करेंगे कि अब हमें एक काम करना है, अब जो अवेयरनेस है सब चीज, और मल्टीटास्किंग और जो संगठन। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा का मूल लक्ष्य क्या? बच्चों को जो शिक्षा जो प्रणाली में प्रवेश करने से अवसर प्रदान करना, एक संतुलित पाठ्यक्रम के माध्यम से भावात्मक और सनातनात्मक निर्देश प्रदान करना है, बच्चों के सामाजिक विकास में सहायता प्रदान करना है। जो प्राथमिक शिक्षा के लाभ क्या लाभ हो सकते हैं? भावात्मक और सामाजिक रूप से समर्थन, जो आत्मविश्वास और जो स्वतंत्रता, समृद्ध शब्दावली और जो पठन कौशल को बढ़ावा देना, जो समृद्ध व्यक्ति के लिए जो विकास की नींव रखना। भारत में जो प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति कैसी है? वर्ष 2020 में एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट ACR की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता और अधिक रूप स्पष्ट करती है। रिपोर्ट के अनुसार 4 से 8 वर्ष की आयु वर्ग के लिए 9% बच्चे किसी भी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान में नहीं जाते। इस वर्ष यूनिसेफ द्वारा किसी जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत कोरोना काल में हमें 15 लाख स्कूल बंद हो गए, जिनका जो प्रभाव सीधे 15 करोड़ विद्यार्थियों पर पड़ा। हाल ही के दौरान में जो सरकार द्वारा जूम कॉल और अन्य डिजिटल ये जो है माध्यम से शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया, लेकिन वहां तक तो फैसिलिटी है ही नहीं। किंतु यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 75% जो बच्चों को जो पास डिजिटल डिवाइस, इंटरनेट कनेक्टिविटी अथवा जो 75% है ही नहीं अभिभावकों के पास, तो कैसे करें? माध्यमिक जो एवं उच्च माध्यमिक जो शिक्षा की दृष्टि से माध्यमिक जो माध्यमिक शिक्षा का जो बहुत बड़ा महत्व है, इससे जो छात्र जो उच्च शिक्षा के लिए तैयार रहते हैं। प्राथमिक शिक्षा की तुलना में स्कूली शिक्षा को पूरी करने के लिए विद्यार्थियों को ज्ञान अर्जन करने के लिए उच्च स्तर पर ज्ञान प्राप्त होता है। मुझे माध्यमिक स्तर की विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा में विकल्प ढूंढने और आगे चलकर करियर बनाने निर्धारण करने में सक्षम बनाती है। माध्यमिक शिक्षा के लिए शैक्षणिक पैटर्न को बहुत ही रणनीति से तैयार करती जाती है, और जो प्राथमिक और उच्च में भी एक कड़ी होती है। एक कड़ी होगी क्योंकि मुझे प्राइमरी से हमारा ठीक होगा, मुझे पहले की पढ़ाई होगी तो अच्छी आगे की भी होगी, एक कड़ी तो है। प्राथमिक शिक्षा को उद्देश्य जीवन जीने के लिए न्यूनतम आवश्यकता प्रदान करता है कि कम से कम कर, और जहाँ जो माध्यमिक शिक्षा जो व्यक्ति को जटिल और समाज को सदस्य बनाने में सक्षम बनाता है कि कैसे हम जटिल और जो पूरा सक्षम बने। भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 1966 के जो माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, आधुनिक लोकतंत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो सार्वजनिक विकास, छात्रों के लिए सामाजिक गुणों और जो बौद्धिक विकास और जो व्यवहारिक कौशल को बढ़ावा देना, उभरते हुए समाज और व्यवहारिक व्यवस्था के लिए नागरिकों के रूप में संरचनात्मक रूप से भाग लेने, और जो छात्रों के लिए छात्र को प्रशिक्षित करना, छात्र की जो व्यवहारिक और जो व्यावसायिक दक्षता में सुधार करना है। वस्तुनिष्ठ रूप से जो सोचने और मन की वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है। अपने साथियों द्वारा सद्भाव और जो कुशल के जीने के लिए अत्यंत गुणों का विकसित करना है।
कलात्मक और जो सांस्कृतिक हितों का विकास करना है। भारत में माध्यमिक और जो उच्च माध्यमिक शिक्षा की स्थिति कैसी है? उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए कुल विद्यार्थियों की संख्या 26.25 करोड़ है और वहाँ पे प्राथमिक स्कूल और उच्च प्राथमिक तक जाने वाली शिक्षाओं की संख्या जो 2018 से 2019 की तुलना में 42 लाख की वृद्धि हुई है। और जो स्कूली शिक्षा में सभी स्तरों पर नामांकन मूल्यांकन जो GAR में 2018 से 2019 की तुलना में 2019 में सुधार, प्राथमिक स्तर में जो 97.8%, उच्च प्राथमिक में जो 89.7% और जो माध्यमिक स्तर में 77.9% और जो उच्च माध्यमिक स्तर में 51.5% देख सकते हैं। मैकेंजी की रिपोर्ट के अनुसार, मैकेंजी ने रिपोर्ट दी थी, भारत में 57% युवा रोजगार की जो योग्यता नहीं रखते, योग्यता नहीं रखते, इसके एजुकेशन नहीं, स्टैंडर्ड नहीं इस तरह का। 2025 तक भारत में यद्यपि युवा वर्ग की जो जनसंख्या अधिक होगी किंतु कुशल मानव संसाधन की भारी कमी होगी, तो उनको जो आता है स्किल नहीं है उसमें। इस प्रकार जो भारत की जो अपनी जो जनसंख्या की लाभांश का समुचित लाभ प्राप्त नहीं कर पाएगा, उसकी जितनी भी जनसंख्या है जो हमारे युवा हैं उनका लाभ प्राप्त कर नहीं पाएगा, क्योंकि स्किल नहीं है। किंतु इसके बावजूद जो माध्यमिक शिक्षा के लिए संदर्भ में बाहरी स्तर पर जो लैंगिक अंतराल विद्यमान है, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा की तुलना में माध्यमिक शिक्षा को लेने वाली लड़कियों के लिए जागरूकता का अभाव है। इसके लिए कई प्रमुख कारण हैं। लड़कियों की नौकरी केवल विरोधकालीन तक स्वीकार करना है। ग्रामीण स्तर पर लड़कों परिवार को लड़कियों को शिक्षित बनाने की बजाय उनकी जो शादी करने के लिए अधिक मानसिकता होती है कि नहीं, पहले उनको जो पढ़ाना नहीं उनकी शादी कर दी जाए। विद्यालयों की कमी है, वहाँ पे महिला अध्यापकों की कमी है, महिला में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल से फील करते हैं। बच्चों में घरों से अधिक दूरी पर है, बच्चों का जो स्कूल है घरों से ज्यादा दूर पे है, सपोज 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर क्यों जाएंगे फिर वो। स्कूलों के लिए पेयजल और जो विशेषकर शौचालय की कमी है, वहाँ पे पेयजल पानी के पीने और जो इस तरह की फैसिलिटी नहीं है। तो महंगी निजी और निजी शिक्षा है, जबकि स्कूलों में जो महंगी शिक्षा है, प्राइवेट जो महंगी है, स्कूली शिक्षकों की संख्या ही शिक्षा का गुणवत्ता का अपेक्षाकृत कमजोर होना है। लड़कियों को जो सुरक्षा का पहलू है, अनसेफ महसूस करती हैं। सपोज करो कि दोपहर को छुट्टी होगी, आज सपोज करो 2 बजे छुट्टी हो रही है और वहाँ पे जंगल है, इस तरह का है, तो कैसे जाएं, थोड़ा सा अनसेफ जो अनकंफर्टेबल फील करते हैं परिवार वाले भी। वो तो परिवार की जो वित्तीय जो स्थिति का कमजोर होना भी है, क्यों उन पे जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वहाँ पे। नेक्स्ट हमारा भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति कैसी है? भारत की उच्च शिक्षा, ये हमारे भारत में 3/4 जो विद्यार्थी कला वर्ग से संबंध रखते हैं। सरकारी निवेश में कमी है, महंगी जो उच्च शिक्षा है और जो यहाँ पे सरकारी विद्यालयों की कमी के कारण जो यहाँ शिक्षा की गुणवत्ताहीन शिक्षा है और जो अनुसंधान और जो शोध संबंधी कार्य नहीं है यहाँ पे जितने भी हैं। आधारभूत संरचना का अभाव है, लैंगिक अंतराल है, ग्रामीण बनाम जो शहरी जो परिप्रेक्ष्य है, उद्योगीकरण से जुड़ा हुआ नहीं है और जो प्रशिक्षित कर्मियों की कमी है। द हिंदू का ये आर्टिकल देखो, नीड ऑफ द रिस्ट्रक्चर ऑफ द एजुकेशन। तो भारत में उच्च शिक्षा का जो तंत्र अमेरिका चीन के बाद जो विश्व का सबसे बड़ा जो उच्च शिक्षा का तंत्र है, फिर भी देखो इस तरह की है। विगत 70 वर्षों में जो विश्वविद्यालय की संख्या में 11.6% और महाविद्यालयों में 12.5% और विद्यार्थियों की संख्या में 60%, शिक्षार्थियों की जो संख्या 25% की वृद्धि हुई है। जो भारत में उच्च शिक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अनुपातों पर जो दुनिया में सबसे कम सिर्फ 11% है, वहीं अमेरिका का यह अनुपात 83% है। हाल ही में नेस्कॉम और मैकेंजी द्वारा दिए गए शोध के अनुसार मानसिक विषयों में 10 में से 1 इंजीनियर जो डिग्री ले चुके हैं और 4 में से 1 भारतीय ही नौकरी पाने के योग्य हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे भारत के 90% कॉलेज और 70% जो विद्यालयों का स्तर बहुत ही कमजोर है। यहाँ पे भारत की जो शिक्षण संस्थान में शिक्षक की कमी के कारण, उदाहरण भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जहाँ पे 15 से जो 25% जो शिक्षकों की कमी है। यहाँ पे भारतीय विश्वविद्यालय औसतन हर 5 से 10 वर्ष में अपना पाठ्यक्रम बदलते हैं, जिसके कारण बावजूद में मूल उद्देश्य पूरा करने में विफल हो जाता है, जिससे कि मूल उद्देश्य जो जितना पाना है। भारतीय जो छात्र विदेशी विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं और करीब लगभग 43 करोड़ रुपए जो खर्च करते हैं, जो भारतीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई का स्तर निम्न है यहाँ पे। इसलिए भारत में शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित चुनौतियां, क्या क्या चुनौतियां हैं? शिक्षकों की कमी है, शिक्षकों को जो अतिरिक्त दबाव है यहाँ पे, जो शिक्षकों की जो प्रशिक्षण की कमी है, शिक्षकों की गुणवत्ता की कमी है और शिक्षा का पैटर्न परंपरागत है और बजट में शिक्षा के लिए कम आवंटन है, लैंगिक अंतराल है यहाँ पे और ग्रामीण बनाम शहरी शिक्षा अंतराल।
आधारभूत शिक्षा में कमी है, शोध एवं अनुसंधान के साथ तकनीकी शिक्षा में कमी, दृढ़ राजनीतिक और जो प्रशासनिक इच्छा शक्ति का अभाव है, भ्रष्टाचार, लापरवाही जैसे संस्थागत दोष हैं, जो गरीबी, भुखमरी और वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी, इसका जो है अच्छे शिक्षकों की कमी। पिछले साल राज्यसभा के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार देश में 10 लाख जो शिक्षकों की कमी है। वहीं शिक्षकों को जो अतिरिक्त दबाव है देश केंद्र सरकार द्वारा जो स्पष्ट रूप से जो स्वीकार की गई है कि शिक्षकों को न केवल उचित वेतनमान दिया जा रहा है, वहीं पे जो जनगणना और जो अतिरिक्त कार्यभार करवाया जा रहा है, इसका प्रभाव नई शिक्षा नीति पर पड़ेगा। ठीक है ना। शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण की कमी, जहाँ पर शिक्षा में शिक्षकों की कमी है, वहीं पर नियुक्त शिक्षकों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण व्यवस्था का अभाव दृष्टिगोचर होता है। नवयुक्त जो शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कोई भी जो संस्थागत विद्यमान नहीं है, केवल अध्यापक की नियुक्ति के लिए प्रायोगिक और परीक्षाओं के लिए उत्तीर्ण करने के लिए योग्यता का मापदंड दिया जा सके, जो अपूर्ण है। विकसित देशों की तरह भारत में शिक्षा का कार्यकाल जो दौरान समय पर आयोजित किए जाने वाले परीक्षण को लोग विद्यमान नहीं है। यहाँ पे शिक्षा की गुणवत्ता में कमी है। भारतीय शिक्षा के लिए अन्य विकसित देशों जैसे विकासशील देशों में तुलना में गुणवत्ता की श्रेष्ठता में कमी, जो स्तर कमी है। शिक्षा प्रणाली के तहत जो मूल अक्षरों की पहचान, शब्दों को पढ़ जाने की जो क्षमता की साक्षरता का आकलन माना जाता है यहाँ पे, कि भाई जो पढ़ लिए बस ठीक है, ये ठीक है। इसमें जो विद्यार्थी को समझ को पर्याप्त महत्व नहीं जाता कि भाई समझता क्या है, उन्हें कि विद्यार्थी पढ़ जाने की प्रवाह की गति पर बल देता है। ASER द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 8वीं अक्सर विद्यार्थी जो 8वीं के विद्यार्थी और तीसरी की और चौथी क्लास जो और तीसरी और चौथी के जो गणित के सवाल नहीं कर पाता, सक्षम नहीं है। न कि चौथी के बल्कि किसी विषय के प्रभावी तरीके से पढ़ने में भी सक्षम नहीं है। ये बड़ी सोचने वाली बात है। देखो, इस तरह की शिक्षा का पैटर्न परंपरागत है, हमारा जो ट्रेडिशनल है। 21वीं सदी के लिए बावजूद भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए मौजूद पैटर्न पर रटने के आधारित है, जिससे जो विद्यार्थी को जो स्मरण शक्ति को ही योग्यता का आधार मान लिया जाता है कि जितना याद रहता चाहे उसने रट लिया, बस वही इंटेलिजेंट है। शिक्षा में रचनात्मक तौर से कोई प्रावधान नहीं है। बजट में शिक्षा के लिए कम आवंटन है। भारत में समग्र शिक्षा के लिए जीडीपी का लगभग 4.5% जो खर्च किया जाता है, जबकि विकसित देशों में यह आंकड़ा दोगुने से भी अधिक है। ये जो लगभग 9-10 से भी अधिक है, 9-10 तक जाता है वहां तक। केंद्रीय जारी बजट के अनुसार पिछले वर्ष जो यहाँ शिक्षा में 6% कम बजट आवंटन किया गया था, कम। ठीक है। लैंगिक अंतराल 21वीं सदी में तमाम प्रयासों के बावजूद भारत में किसी प्रारंभिक जो शिक्षा में नामांकन में किसी भी जो लैंगिक अंतराल के समाप्त करने के लिए सफल नहीं हो पाया जाता है। इसका परिणाम यह है कि शिक्षा में लड़कियों को कमजोर स्थिति के रूप में प्राप्त है। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से महिलाओं को सशक्तिकरण और जो लैंगिक समानता पर प्रभाव पड़ता है। ग्रामीण स्तरों पर शिक्षा का अंतराल, ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता को लेकर जो अंतराल बना हुआ है, शिक्षा के पैटर्न के लिए संदर्भ में बड़ा अंतर देखने को मिला है। आधारभूत संरचना की कमी, वर्तमान में कई जो सरकारी जो विद्यालय आधारभूत शिक्षा में पेयजल, सूचना आदि जो सूचनाओं के लिए वंचित है। इससे न केवल नामांकन और विपरीत प्रभाव पड़ता है, बल्कि निजी जो शिक्षण संस्थाओं में भूमि का प्राथमिकता मिलती है। शोध एवं अनुसंधान के लिए तकनीक की कमी है, क्योंकि जो हमें जो रिसर्च कर सकते हैं उसके लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में शोध और अनुसंधान के लिए तकनीक पर भारी देखने का दोष दिखाई देता है। क्षेत्रों में केवल शिक्षा के लिए इसके लिए इस स्तर पर कमियों को ग्रस्त है। इन कमियों को दूर करने के लिए कोई ठोस संस्थागत प्रयास नहीं किए गए हैं कि भाई किस तरह से की जाए। इन पे सपोज करो रिसर्च कहाँ से करेंगे, प्रैक्टिकल कहाँ से करेंगे। तो शिक्षकों के लिए इस स्तर पर कोई भी व्यापक रूप से दिखाई नहीं पड़ता। 21वीं सदी के दौरान मेरे प्रवेश के बाद जो शिक्षा प्रणाली में अभी तक परंपरागत 20वीं सदी का प्राथमिकता के आधार पर प्रतीत होती है। समाधान क्या क्या कर सकते हैं, समाधान देखते हैं। शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शिता और पड़े को शीघ्र किया भरा जाना चाहिए, और जो शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रशिक्षण के लिए समुचित जो व्यवस्था करनी चाहिए, और नियुक्त शिक्षकों के लिए कार्यकाल मध्यावधि और समय समय पर प्रशिक्षण कार्यों का आयोजन किया जाना चाहिए। और इसमें शिक्षकों और जो
शिक्षकों को छात्रों के लिए शैक्षणिक चुनौतियों को निपटने के लिए साथ में प्रणाली के लिए समय बदलाव किए जाना चाहिए। शिक्षकों को जनगणना जैसे अतिरिक्त दबावपूर्ण कार्य को मुक्त करना चाहिए ताकि शिक्षा का अधिक से अधिक ध्यान दे सके और बच्चों को रचनात्मक प्रोत्साहित कर जा सके। ये लगा देते हैं उन्हें जो जनगणना इस तरह काम में। भारतीय शिक्षा गुणवत्ता वृद्धि करने के लिए इससे आमूल प्रभाव देखने को आवश्यकता है। हालांकि शिक्षा नीति के लिए छात्रों को निपटने के लिए प्रवृत्ति की जगह जगह पर प्रणाली और जो महत्व देने का प्रयास किया गया है, इसके लिए सकारात्मक परिणाम देखने की संभावना है। भारतीय शिक्षा प्रणाली विशेषकर प्रारंभिक शिक्षा के पैटर्न में वर्तमान में अनुरूप व्यापक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जो करने के लिए व्यापक परिवर्तन में बहुत बड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यहाँ पे छात्रों में न केवल पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे के बारे में विकसित किया जा सके, बल्कि जो नैतिक जैसे सामाजिक मूल्यांकनों का भी समावेश किया जा सके। इससे केंद्र के साथ जो राज्य शिक्षा के लिए अधिक से अधिक बजट आवंटित किया जाए, ये बजट केंद्र करते हैं तो अलग राज्य के लिए उसकी कंडीशन और उसको भी प्रोवाइड किया जाए। इससे जो न केवल जो शिक्षा के लिए परंपरागत जो प्रकृति को आधुनिक परिवेश के लिए अनुरूप की सहायता मिलेगी और बल्कि साक्षरता जैसे मुद्दों को भी संबोधित किया जा सकेगा। इससे न केवल उच्च स्तरीय आलोक में स्वाभाविक रूप से सकारात्मक परिणाम मिलेगा, बल्कि जो महिला सशक्तिकरण से जुड़े जो भविष्य के लिए भी मार्ग जिसमें स्पष्ट होगा, सरल होगा। जो केंद्र द्वारा राज्य सरकारों द्वारा विद्यालय से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने के लिए देश में अग्रगामी जो प्रयास किया जाना चाहिए ताकि विद्यालयों के अधिक से अधिक प्रासंगिक परिवेश में शिक्षा प्रदान की जा सके। साथ ही में ग्रामीण शहरी स्तर में विद्यमान जो शैक्षिक अंतराल को भी संबोधित किया जा सके। विश्लेषण समझते हैं, एनालिसिस समझते हैं क्या जो यद्यपि भारतीय समाज में जो आधारभूत शिक्षा को अभाव और शिक्षा की कमी के कारण समुचित प्रशिक्षण व्यवस्था का अभाव है, प्रमाणित पैटर्न जैसी चुनौतियां विद्यमान है, किंतु चुनौतियां ऐसी नहीं है जिन्हें दूर नहीं किया जा सके। सरकार को दृढ़ इच्छा शक्ति और जो तक्षित नैतिक और जो नीतिक और जो कार्यान्वयन के साथ जो वर्तमान परिवेश के संबंधित करने वाली युक्तियों के लिए संबंध में दोष किया जा सकता है। नई शिक्षा नीति 2020 के संबंध में विद्यमान चुनौतियों को दूर करने का प्रयास किया जा सकता है, किंतु नीति निर्माण के लिए यह ध्यान रखना है भारतीय प्रणाली के लिए कि साक्षरता बढ़ाना है, बल्कि संरचनात्मक रूप से जलवायु परिवर्तन और नैतिक सामाजिक संवेदनशील मुद्दों को लिए प्राथमिक सम्मिलित होना चाहिए। इससे न केवल जो शिक्षा प्रणाली को प्रशासनिक एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि जो नैतिक और जिम्मेदारी जो नागरिकों को नागरिकों से युक्त बनाने में स्वरूपन को भी साकार होगा। तो ये बड़ी देखो अच्छे से थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा आपको। तो केंद्र सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं इस पे पढ़ेंगे, हम इसको बात करेंगे। चलो आगे देखते हैं भाई। RTE अधिनियम 2009 राइट टू एजुकेशन क्या कहता है? दिसंबर 2002 में संविधान में 86वें संविधान संशोधन किया गया। इसके लिए अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इस मूल अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए 2009 में भारत सरकार ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया। शिक्षा के लिए अधिकार अधिनियम जो इसमें अंतर्गत 25% सीटें जो वंचित वर्ग के लिए बच्चों के लिए आरक्षित करना अनिवार्य शर्त है। द हिंदू की न्यूज है। द हिंदूज द एक्सप्लेन द व्हाट इज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2002 पोस्टपोन्ड होगी क्या? सार्थक योजना क्या है? स्टूडेंट एंड टीचर द होलिस्टिक एनवायरनमेंट थ्रू द क्वालिटी एजुकेशन के हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो सार्थक नामक योजना शुरू की गई है। इस सार्थक योजना का स्वतंत्रता 75 वर्ष पूरे होने के मनाए जा रहे हैं। अमृत महोत्सव के तहत जारी किया गया है। क्या है सार्थक योजना समझते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के जरिए छात्रों द्वारा शिक्षकों को समग्र विकास करना। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा बनाया शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सार्थक लागू किया गया है। मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग और साक्षरता विभाग। उद्देश्य क्या है? केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा नीति और जो 2020 में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों के लिए केंद्र शासित के लिए सहभागिता सुनिश्चित करना है। इस ध्यान में रखते हुए सार्थक योजना के राज्यों को नीति को लागू करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता और लचीलापन और जो परिस्थिति के अनुसार जो संशोधन करने की छूट दी गई है।
सार्थक योजना के तहत 1 वर्ष के लिए लागू किया गया है। इसके बाद पर्याप्त परिणामों के आधार पर नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ाया जाएगा। सार्थक स्कूलों की नई शिक्षा नीति के आधार पर अमल एक दस्तावेज है। यह मुख्य रूप से सांकेतिक और जो सुझाव देने वाला है। इसलिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के हितधारकों को मिलने वाले इनपुट और जो फीडबैक के आधार पर अपडेट भी किया जाएगा। इसमें जो राज्य और केंद्र शासित राज्यों को छूट दी गई है कि वे स्थानीय संदर्भ और जरूरत के मुताबिक अहम बदलाव कर सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक उनकी तब का ये है जो स्टेटमेंट। अब तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। नेक्स्ट हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है इससे उनके स्टेटमेंट से। हाल ही में सार्थक योजना के तहत जो केंद्र सरकार द्वारा दी गई शिक्षा नीति के संदर्भ में जो सैद्धांतिक परिकल्पना की गई है उसमें बिंदुओं को स्पष्ट नहीं किया गया है, किंतु जो इतना अवश्य है कि केंद्र सरकार द्वारा मंशा संदर्भ में राज्यों को एवं केंद्र शासित प्रदेशों को जो पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान करना है, न कि केवल नई शिक्षा नीति को वास्तविक धरातल पर लागू किया जा सके, बल्कि इसे संदर्भ में आयोजित सहयोग और जो सहकारी संवाद की भावना से मूर्त प्रदान किया जा सके। राष्ट्रीय कृषि शिक्षा नीति एवं इसके विविध आयाम ये समझते हैं क्या है। पिछले वर्ष नवंबर केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट जारी किया गया था। इसमें नई शिक्षा नीति को विभिन्न प्रकार के प्रावधान नहीं था। इस शिक्षा की नीति के कारण आलोचना की गई थी, जिसके चलते जो कृषि शिक्षा की नई नीति को शामिल करने की बात कही गई थी। इसी परिप्रेक्ष्य में जो हमारा केंद्र सरकार द्वारा पहली राष्ट्रीय कृषि शिक्षा नीति ला रही है, जिससे जो शिक्षा नीति को माध्यम स्तर पे शामिल किया जा सके। माध्यमिक स्तर पर नई शिक्षा नीति में कृषि नीति को शामिल करने का जो 52% छात्र ग्रामीण पृष्ठभूमि से होते हैं, इसलिए और 80% जो आबादी जो हमारी कृषि से जुड़ी व्यवसाय से संलग्न है, इसलिए और जो कृषि किसानों की जो आय दोगुना करने का जो केंद्र सरकार का लक्ष्य उसके कारण कृषि शिक्षा को लेकर जो व्यवहारिक स्थिति केवल 1% जो कृषि को जो स्नातक विषय में रूप चुनते हैं, केवल 9% विश्वविद्यालय में कृषि की पढ़ाई होती है। और जो नई शिक्षा नीति में कृषि को शामिल करने का लाभ कृषि जो किसानों की आय दोगुनी होगी, कृषि को विकास दर में भागीदारी बढ़ाना और जो कृषि को लेकर जो घाटे का सौदा उदाहरणों को बढ़ाना और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। कृषि शिक्षा के संबंध में चुनौतियां शोध एवं अनुसंधान से तकनीकी कमी करना, दक्ष और जो प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव है, बजट में कृषि के लिए कम आवंटन है, वो विद्यालयों के आधार पर जो संरचना का अभाव है। राष्ट्रीय कृषि उच्च स्तर शिक्षा आयोग देखते हैं कब बना, जनवरी 2019 में बना। किसने? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने बनाया। और जो ये लागत जो इसमें 1100 करोड़ रुपए की विश्व स्तर पर जो भारत सरकार द्वारा 50-50 है विश्व बैंक ने और जो भारत सरकार ने मिला साझा तैयार किया गया है। उद्देश्य क्या है? जो प्रतिभा को आकर्षित करना और जो उच्च स्तर पर शिक्षा को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। जो स्टूडेंट रेडी योजना कृषि व्यापार में छात्रों को भागीदारी को प्रोत्साहित करना है इसमें। और कृषि भारत छात्रों कृषि और जो उद्यमशीलता के व्यावहारिक रूप से अनुभव देना है। मिड डे मील योजना क्या कहता है? जो प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम पोषण संबंधी सहायता में भी जाना जाता है। 1995 प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाले जो मध्यमान योजना के लिए करने के शुरू किया गया। मध्यमान योजना के लिए उद्देश्यों के लिए जो यहाँ पे भूख को खत्म करना और बच्चों के लिए उपस्थिति और जो नामांकन वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। इस योजना का उद्देश्य जाति और धर्मों के बच्चों का जो परस्पर संबंधों में सुधार करना भी है। इस योजना के द्वारा भारतीय योजना के लिए सर्जित होने की जो महिलाओं के लिए सामाजिक रूप से सशक्त हो रही हैं। यह एक प्रकार की बच्चों की जो भावात्मक और जो सामाजिक रूप से विकसित करने की जो मदद करती है। प्रमुख संगठन क्या क्या है इस पर बात करते हैं। NCERT जो राष्ट्रीय शिक्षक जो अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ द एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इस विद्यालय से जुड़े मामलों के केंद्र सरकार द्वारा सलाह देने के लिए स्थापित किया गया। स्थापना 1961 में की गई थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। NCERT द्वारा स्कूली संबंधी नीतियों को जो कार्य करती है। मुख्य रूप से जो शिक्षा सामाजिक और जो मंत्रालय की शिक्षा के संबंधित में सलाह देने के लिए नीति निर्धारण में मदद करती है। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान 1889 में इसकी स्थापना की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन है ये। और जो इसका मुख्य उद्देश्य
उन बच्चों को लक्षित करना जो गरीबी और अभाव के कारण शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। जो गरीबी में अभाव में शिक्षित करना ये ओपन स्कूल से कर लेते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य ये होता है। विश्वविद्यालय की अनुदान योजना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वर्ष 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया एक स्वतंत्र जो संगठन है। विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए मानदंडों पर समन्वय और निर्धारित अनुसरण हेतु इसको स्थापित करना है। पात्र विद्यालयों एवं कॉलेजों का अनुदान से अतिरिक्त जो आयोग केंद्र और जो राज्य सरकार के लिए उच्च स्तर के लिए विकास एवं आवश्यक उपायों को सुझाव भी देता है। नई शिक्षा नीति 2020 के जो हायर एजुकेशन कमीशन में जो प्रतिस्थापित की गई है। तो देखो भाई, मैंने समझाने का प्रयास किया है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे जो मुद्दे में डालता रहूँगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो किस किस एग्जाम में आएगा। सबसे पहले यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीसीएस सब एजुकेशन ऐसा नहीं जिसमें सब किसी में नहीं आए। फिर हमारा स्टेट सीटेट में सब में आ जाएगा। पेडोलॉजी उसमें सब में ये कवर करेगा, सब चीज़ भी कवर करता है। तो उस पर्पज से भी है। तो अच्छे से नोट्स बना लें, अच्छे से समझ लें और अच्छे से, और कहीं कुछ कमी बेसी रह गई है तो कमेंट करके बताएं।